हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फ़िज़िक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बच्चों एटम यानी परमाणु। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 3 यानी तीसरा व्याख्यान। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम पिछले लेक्चर के टॉपिक जो कि एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे कि इस प्रयोग से हमें नाभिक के आकार के बारे में क्या जानकारी मिली। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों, नाभिक के साइज को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा बच्चों निकटतम पहुंच की दूरी और नाभिक का आकार। दैट इज़, इसको इंग्लिश में कहना चाहें तो क्या कहेंगे, यानी निकटतम पहुंच की दूरी, दैट इज़ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड नाभिक का आकार एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो आज बच्चों इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। मन लगा के एक एक शब्द को सुनना, वीडियो को देखना, बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा बच्चों। यहाँ दो चीज़ों में आज आपको लड़ाई देखने को मिलेगी, कोलिजन देखने को मिलेगा, इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, संघट्ट देखने को मिलेगा। एक ही बातों को मैंने अलग अलग शब्दों में कह दिया बच्चों। तो देखें बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बताया कि जब स्वर्ण पत्र पर, सोने की पन्नी पर अल्फ़ा कणों की बॉम्बार्डमेंट की जाती है, बौछार की जाती है, तो कुछ अल्फ़ा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ न्यून कोण पर निकलते हैं, कुछ अधिक कोण पर निकलते हैं और कुछ बिल्कुल 180 अंश की दिशा में वापस आ जाते हैं, यानी रिटर्न बैक। तो उसी पर घटना को आज समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों यहाँ देखें, जैसे मान लीजिए ये मैं परमाणु बना रहा हूँ, सॉरी बच्चों थोड़ा सर्किल डिस्टर्ब हो गया, फ्रंट पर बनाता हूँ मैं, थोड़ा इधर बना लूँ। जैसे ये मैंने बनाया बच्चों एटम, थोड़ा सुंदर सा बना दें, आपको भी देखने में अच्छा लगे। क्या बना रहे हैं बच्चों, परमाणु यानी एटम। कुछ अब सर्कुलर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा बच्चों, एक बहुत सूक्ष्म एरिया में परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश संकेंद्रित होता है, यानी ये हो गया नाभिक। यही तो कहा था किसने, रदरफोर्ड ने। जो गाइगर और मार्सडन ने एक्सपेरिमेंट किया था, उनके प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने ये कहा था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कैसा है बच्चों, खोखला, और उसका समस्त धनावेश और द्रव्यमान एक सूक्ष्म जगह पर संकेंद्रित है, एक सेंटर पर स्थित है, जिसको हम नाभिक कहते हैं। और ये कैसा होगा बच्चों, धनावेशित। और इस पर कितना धनावेश होगा, प्लस ZE। कितना धनावेश होगा, यहाँ मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ बच्चों, जिससे जगह मुझे मिल जाएगी। कितना होगा, इस पर जो आवेश है वो कितना है, प्लस ZE। Z क्या है, परमाणु क्रमांक। Z है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होंगे उनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा बच्चों। अब हम अगर स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण के लिए यानी सोने के लिए, स्वर्ण के लिए Z कितना होता है, 79, जो परमाणु क्रमांक है, यानी इसमें प्रोटॉनों की संख्या 79 है बच्चों।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलिए, ये तो रही प्रारंभिक बातें। हमने ये कहा था कि कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो इस पर स्वर्ण पत्र पर आपतित होते हैं, सीधे निकल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि न्यून कोण पर विचलित होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि 90 अंश पर विचलित हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट नाभिक की सीध में जा रहे होंगे बच्चों, ऐसे बिल्कुल इसी की सीध में गए और क्या हुआ, अपने रास्ते पर वापस आ गए। बिल्कुल नाभिक के पास नहीं पहुंच पाएंगे, मैं दूर से ही लौट आ रहा हूं अपने रास्ते पर वापस, लेकिन मैं 2 लाइन बना रहा हूं, लेकिन बात अलग समझाने की कोशिश कर रहा हूं केवल। ऐसे गए और ऐसे वापस आ गए, उसी रेखा में वापस लौट आएंगे, लेकिन मैंने अलग रेखा दिखा दी है जिससे आपको लौटने का रास्ता भी दिखे। ठीक है ना बच्चों, ये मत समझना कि थोड़ा हट के आए हैं। ऐसे गए और ऐसे ही लौट आए, ऐसे गए सीधे और उसी सीध में वापस लौट आए। ऐसे बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं। इनकी संख्या बहुत कम होती है बच्चों। अब ये ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, तो देखें जो हम समझाना चाह रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को समझें। यानी ये तो गया इधर और आ गया वापस 180 अंश के कोण पर। ये कब हुआ? जब इम्पैक्ट पैरामीटर जो संघट्ट प्राचल था वो 0 था बच्चों, और वो सीधे सीधे सेंटर की सीध में ही गया और सीधे वापस आ गया। क्लियर? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? अब देखें ऐसा क्यों हुआ और इससे क्या पता चलेगा। हमने गैप क्यों छोड़ दिया उस बात को भी समझें। उससे पहले एक बात बताते हैं कि इसका जो सेंटर है, यार गड़बड़ हो रही है, ZE थोड़ा यहाँ लिखने से दिक्कत आएगी, आगे बढ़ा के लिख देता हूँ कि इस नाभिक का एरो बना के लिख देते हैं। इस नाभिक का जो चार्ज है वो +ZE है बच्चों, यहाँ लिख दिया मैंने बाहर। तो इसके सेंटर से, नाभिक के सेंटर से इसके निकटतम पहुंचने की दूरी, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? R0 कहलाएगी बच्चों। R0 ये डिस्टेंस बड़ी लगने लगी, आज हो क्या रहा है। यानी ये जो डिस्टेंस है, हमें चित्र थोड़ा बड़ा बनाना था बच्चों, R0, कि कोई भी अल्फा कण नाभिक के कितने निकटतम पहुंच सकता है, वो सूक्ष्मतम दूरी क्या है नाभिक से जहां तक वो पहुंच सकता है, उसी को कहते हैं निकटतम पहुंच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बात समझ गए? जरूर नहीं है कि बिल्कुल छू के वापस आएगा। कैसे? अब इस बात को आगे बढ़ाने से पहले कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि अल्फा कण यहाँ से जो चल रहा है बच्चों, अल्फा कण, उस पर कितना आवेश है? +2e। ये भी धनावेश, ये भी धनावेश। अल्फा कण पर भी धनावेश, इस पर भी धनावेश। तो धनावेश जा रहा है इधर, इधर जा रहा है, और उधर भी धनावेश है। तो कूलाम के नियम के अनुसार इस पर ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा। यानी ये तो उधर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उधर से नाभिक इस पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। तो क्या हो रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो रही है। तो फिर जैसे हम बड़ी तेज़ी से गए, बड़ी ऊर्जा के साथ, लेकिन हुआ क्या कि हमारी ऊर्जा धीरे धीरे खर्च होने लगी, और फिर एक जगह ऐसी आई कि हमारी गतिज ऊर्जा हो गई 0। फिर इसका प्रतिकर्षण बल हावी हो जाएगा और हमारी समस्त गतिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा में, और वहाँ से ये अल्फा पार्टिकल रिपेल हो जाएगा। ये बात समझ में नहीं आई, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये एक नहर है या नदी है, इसमें कोई तैराक तैर रहा है। ये नदी चल रही है इधर और ये जाना चाहता है इधर, तो बड़े जोश से गया कि मैं, और बड़ी तेज़ी से आ रही है उधर से धारा, उधर से जो नदी की धारा है, जो करंट है, वो बड़ी तेज़ी से आ रही है उधर से, और तैरने वाला इधर से जा रहा है। तो क्या होगा बच्चों कि उस बहाव के विरुद्ध, यानी
नदी तो हमें इधर बहाना चाहती है और हम जाना चाहते हैं उधर, तो हमें उस बहाव के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। हमारे अंदर जितनी गतिज ऊर्जा है तब तक हाथ पैर फड़फड़ाएंगे और चलते चले जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होता रहेगा? पता लगा कि एक जगह जाकर हमारी गतिज ऊर्जा शून्य, अब ये हो गए स्थिर और नदी फिर इन्हीं को वापस बहा के इधर को ले आई। समझ गए? यही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि इसकी गतिज ऊर्जा, इस अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा थी के, वो कन्वर्ट हो गई स्थितिज ऊर्जा में, यू में। ठीक है ना? इसकी गतिज ऊर्जा जैसे ही शून्य होगी वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा कम होती जा रही है। आपने दो आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा भी पढ़ी है ना। ये तो कुछ गतिज ऊर्जा से चला था, के गतिज ऊर्जा से चला और चला इससे लड़ने कि मैं तो उसके बिल्कुल छू के दिखाऊंगा। लेकिन हुआ क्या बच्चों? पता लगा कि छूने से पहले ही उसकी गतिज ऊर्जा हो गई शून्य। जब इसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो गई तो इसका जो प्रतिकर्षण बल था वो प्रभावी हो गया और उसने इसको कर दिया रिटर्न बैक, वापस, कि बेटा वापस जाओ अब तुम। समझना ध्यान से, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, टॉपिक बहुत आसान है लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान से सुने बच्चों, यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल आया वो अपनी गतिज ऊर्जा से आ रहा है लेकिन उसकी ऊर्जा खर्च हो रही है बच्चों। ठीक है ना? तो अब जितनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा से आएगा उतने ही नाभिक के ज़्यादा निकट पहुँच जाएगा। कम ऊर्जा होगी तो पता लगा यहीं तक आ पाया और उसकी गतिज ऊर्जा शून्य और नाभिक ने यहीं से लौटा दिया। और कम गतिज ऊर्जा से आया तो पता लगा कि यहाँ तक लड़ते लड़ते आया इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध और यहीं से वापस हो गया। तो हम निकालना चाह रहे हैं निकटतम पहुँच की दूरी, यानी इसकी ऊर्जा बहुत उच्च होनी चाहिए जिससे कि वो नाभिक के ज़्यादा से ज़्यादा दूर पहुँच जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि बिल्कुल नाभिक के वहाँ तक पहुँच जाएगा, नज़दीक से होकर नज़दीक जाकर के ही वापस आ जाएगा। उसी को कहेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बात क्लियर हो गई है? तो यहाँ अब फिनोमेना निकालेंगे। बच्चों ये थोड़ा माइक गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा सूट नहीं कर रहा, हाथ पैर चलाते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए खैर देखते हैं, इसको हटाते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमने कहा कि K बराबर U, हमने कहा K बराबर U, तो K बराबर U कब तक पहुंचेगा और कितनी दूरी तक पहुंच गया? वो दोनों के बीच की दूरी R0। तो इस समय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी बच्चों? आपने स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पढ़ा था कि जैसे दो आवेश Q1 एंड Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित होते हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा, उस निकाय की, उस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R होती है। ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आए हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाते हैं। इसमें जितनी भी गतिज ऊर्जा थी वो सब कन्वर्ट हो गई स्थितिज ऊर्जा में और यहीं तक पहुँच पाया, कितनी दूरी तक? R0 तक। तो R0 दूरी पर इन दोनों के बीच कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी? यही सूत्र लगाते हैं बच्चों। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह 2E, इसका आवेश अल्फा कण का आवेश, जो अल्फा कण यहाँ से गया, ठीक है, और Q2 की जगह इसका आवेश वो कितना है? ZE, बटे दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R0। तो K बराबर कितना आ गया बच्चों? ट्वाइस ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0। ठीक है, तो R0 निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो R0 आ गई ट्वाइस ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K आ गया यहाँ पर। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ गई कि कितनी गतिज ऊर्जा वाला अल्फा कण कितनी ज़्यादा नज़दीक पहुंच सकता है नाभिक के। बात समझे बच्चों? यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि गतिज ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी के R0 उतना ही कम आएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपात है, ये अंश है, ये हर है। यानी जितनी ज़्यादा ऊर्जा से लड़ने जाएंगे उतने ही ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाएंगे उसके
आर नॉट उतना ही कम होगा, यानी ये दूरी और कम हो जाएगी और पास चले गए। क्लियर हुई बात? तो वही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। लेकिन कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ये फिनोमेना हमारी समझ में नहीं आया, आपने ये क्या कर दिया कि k बराबर u, ये बात तो हमारी समझ में नहीं आई। तो बच्चों कोई बात नहीं, दूसरे कॉन्सेप्ट से समझाते हैं आपको, दूसरे तरीके से समझिए। जैसे ये अल्फा कण बच्चों बहुत, ये जो अल्फा कण आ रहे थे, जैसे ये अल्फा कण गया था, कहाँ से गया था? रेडियो एक्टिव पदार्थ से। ये स्रोत है, और ये कहाँ था स्रोत? लेड चैम्बर के अंदर रखा था बच्चों, यही तो बताया था हमने, ध्यान हुआ आपको? यहाँ से अल्फा कण निकले थे, ये लेड चैम्बर था, लेड बॉक्स। ध्यान से समझना, मैं दूसरे कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकले, अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकला। अब देखें यहाँ क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकला, कोलिजन हुआ, संघट्ट हुआ और ये वापस लौट आया। ठीक है, डायरेक्ट कोलिजन हुआ, प्रत्यक्ष संघट्ट। तो अब बात आती है कि आपने देखा है कि जो संघट्ट होता है उसमें गतिज ऊर्जा, जो यांत्रिक ऊर्जा है वो संरक्षित रहती है। ठीक है ना? तो इस कोलिजन में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हैं बच्चों। अभी बात क्लियर हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था उन बच्चों को ये भी समझ में आ जाएगा। क्या है बच्चों? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा जितनी थी टक्कर से पहले, संक्षेप में लिख रहा हूँ, संघट्ट से पहले प्रारंभिक कुल ऊर्जा की बात कर रहा हूँ, बराबर अंतिम ऊर्जा। प्रारंभिक ऊर्जा यानी टक्कर नहीं हुई तो दोनों की बात करेंगे, तो प्रारंभिक ऊर्जा क्या होगी? k आई इनिशियल प्लस यू आई बराबर अंतिम ऊर्जा kf प्लस uf। तो यहाँ ऊर्जा का कंजर्वेशन लगाओगे तो यहाँ देखें, यहाँ जो ऊर्जा थी बच्चों, अल्फा कण यहाँ से जब चला था तो उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा थी k प्लस इसकी जो भाई रुक गया ना, यहाँ से चल के रुक गया फिर वापस आया है, तो हम कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम को, कि इसकी जितनी ऊर्जा थी पहले वो सारी की सारी इसको मिल गई टक्कर में, यही तो होगा। तो वही देख रहे हैं। तो इसकी गतिज ऊर्जा तो थी k, स्थितिज ऊर्जा थी शून्य। शून्य क्यों थी? क्योंकि इस नाविक से ये बहुत दूर था, ये डिस्टेंस जो है वो एक तरीके से अनंत मानी जा सकती है बच्चों। और जब दूरी अनंत होती है दोनों आवेशों की तो u बराबर, यहाँ अनंत रखोगे, अनंत का भाग किसी संख्या में दोगे तो कितना आएगा बच्चों? शून्य आएगा। शून्य ही तो आएगा, बात समझ गए? तो k प्लस हो गई शून्य। अब आप कहोगे अनंत कहाँ है सर? अनंत इसलिए है बच्चों, ये दूरी अनंत इसलिए है क्योंकि नाभिक बहुत छोटा है और अल्फा कण भी बहुत छोटा है। उस मैंने तो चित्र में इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें असंख्य नाभिक, असंख्य परमाणु होंगे बच्चों, बहुत छोटा है। बैक्टीरिया वायरस से भी बहुत छोटा है जो आपको दिखाई नहीं देते। तो उस दूरी की तुलना में ये बहुत बड़ी दूरी हो गई। जैसे हम ये कहें तो बच्चों छोटा बड़ा रिलेटिव होता है कि बच्चों ये लाइन छोटी है कि बड़ी है, तो आप कुछ बता नहीं सकते कि छोटी है कि बड़ी है। कोई बच्चा कहेगा सर मुझे तो बड़ी लग रही है, कोई कहेगा नहीं सर मुझे तो छोटी लग रही है और बड़ी होनी चाहिए थी। अब मैं ये कर दूं तो अब ये बहुत छोटी हो गई, ये बहुत बड़ी हो गई इसकी तुलना में। यही तो मतलब होता है बच्चों
तो इसी तरीके से मैंने इस दूरी को अनंत मान लिया। अब आगे चलते हैं। के फाइनल, के फाइनल कितनी हो गई? 0। ये कब रुका? जब इसकी गतिज ऊर्जा 0 हो गई। जब इसकी गतिज ऊर्जा 0 हो गई, ये नाभिक के निकट पहुंच गया और उस समय यू फाइनल मान ली यू। तो के बराबर यू ही तो आया बच्चों, यही बात तो आ गई। और के बराबर यू जब उसके नज़दीक पहुंच गया तो यू कितनी हो गई? जब यहाँ आ गया ये, तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा या इस अल्फा कण की जो स्थितिज ऊर्जा या कुल ऊर्जा, अल्फा कण की ही ऊर्जा का संरक्षण लगा रहे हैं, तो अल्फा कण की जो ऊर्जा है बच्चों वो सब कन्वर्ट हो गई स्थितिज ऊर्जा में। तो ये उतनी तो हुई यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर नहीं, वैसे ही करिए, ट्वाइस ई इंटू जेड ई बटे आर नॉट। तो यही बात तो आ गई। तो एक सा ही रहा ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लिया हमने, तब भी समझ सकते हो। तो चलिए दोनों तरीके समझ में आया। अब बात आगे करेंगे। उस बात को आगे बढ़ाने से पहले, हाँ, अब मैंने यहाँ जेड लिखा है, जेड की वैल्यू भी लिख सकता था 79। तो बच्चों रदरफोर्ड ने ये जो प्रयोग किया वो केवल स्वर्ण पत्र के लिए नहीं किया, यानी सोने की पतली पन्नी के लिए नहीं किया, चांदी के लिए भी किया, प्लेटिनम के लिए भी किया, अन्य धातुओं के लिए भी किया। तो जिस धातु की बात करेंगे उसी धातु का जेड लगाएंगे, अलग अलग धातुओं के जेड अलग अलग होंगे। इसलिए ये एक व्यापक सूत्र है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों, पहले ये समझ लें। ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर हम आर नॉट निकाल लें तो नाभिक का आकार पता लग जाएगा बच्चों। देखें ऐसे, कैसे कि ये और नज़दीक चला जाता, बिल्कुल सतह तक आ जाता या सतह के बिल्कुल निकट, तो वो जो दूरी है वही इस नाभिक की त्रिज्या हो जाती। मान लो इसके और निकट आ जाता, ये यहाँ तक आ जाता या बिल्कुल छूने की स्थिति में आ जाता, तो ये दूरी क्या हो जाती? नाभिक की त्रिज्या। तो वही तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसका ऑर्डर कि नाभिक की त्रिज्या कितनी हो सकती है। वो क्लोजेस्ट अप्रोच से ही पता लग सकती है कि निकटतम पहुंच की दूरी कितनी है, उससे पता चल सकती है बच्चों। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम एक चर्चा करेंगे बच्चों, एक न्यूमेरिकल की। तो वीडियो को पॉज करिए और उठा लाइए अपनी एनसीईआरटी की बुक, जो एक अपनी एनसीईआरटी की बुक लेके आइए बच्चों, तब बात करेंगे। तब तक मैं इस स्क्रीन को हटाता हूं, क्योंकि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लिया है तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों इसका, फिर आगे बात करेंगे। हाँ बच्चों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा। मैंने ये कहा अल्फा कण में कंजर्वेशन लगा लेते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप कहेंगे सर कि निकाय की टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है। तो मैं कुछ दूसरे तरीके से भी बताने की कोशिश कर रहा था, उस कन्फ्यूज़न को भी दूर कर लें। जैसे प्रारंभिक ऊर्जा यहाँ पर बच्चों पूरे सिस्टम की है, पूरे सिस्टम की है कि इस निकाय की पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी। तो देखें इस निकाय की गतिज ऊर्जा ये तो स्थिर अवस्था में था तो इसकी तो 0 थी, और इसमें के थी, तो टोटल हो गई के। स्थितिज ऊर्जा दोनों एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित हैं, तो वो हो गई अनंत दूरी पर। देखो अगर मैं यहाँ अनंत लिख दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन अनंत, तो 0 तो आएगा, तो 0 हो गई। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये रुक गया, कुछ क्षण के लिए रुकेगा, बहुत सूक्ष्म क्षण के लिए, क्योंकि इसकी सारी गतिज ऊर्जा 0 हो गई। तो इसकी गतिज ऊर्जा 0, लेकिन ये भी हिला डोला नहीं कॉम्पैक्ट से। अब आप कहेंगे सर ये जब उससे टकराने गया था तो ये क्यों नहीं हिला, यही क्यों रुक गया? इसकी बात मैं अभी बताऊंगा। तो इसकी गतिज ऊर्जा हो गई 0, और ये भी स्थिर है तो इसकी गतिज ऊर्जा भी 0। पूरे सिस्टम में स्थितिज ऊर्जा रह गई। ये अल्फा कण यहाँ आ चुका है और एक दूसरे से दोनों R0 दूरी पर हैं, तो स्थितिज ऊर्जा इतनी तो होगी बच्चों। तो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन लगा के नहीं लगा। अब कोई बच्चा ये कह सकता था कि जब हम एक बॉल को दूसरी बॉल से टकराते हैं तो इस बॉल के वेग में परिवर्तन हो जाता है और दोनों बॉल अलग अलग वेगों से भी चल सकती हैं, ये क्यों नहीं हटा, ये क्यों स्थिर रहा? तो उसकी वजह है बच्चों, अल्फा कण
हीलियम का नाभिक है, ये सोने का नाभिक है और सोने का जो परमाणु क्रमांक है वो 79 है और इसका जो द्रव्यमान है अल्फा कण के द्रव्यमान से 100 गुना ज़्यादा है, यानी m मास ऑफ किसका, गोल्ड नाभिक का, गोल्ड ज़्यादा है किससे, मास ऑफ अल्फा कण, और कितने गुना है, 50 गुना, 50 गुना भारी है, 50 गुना भारी है ये। तो एक बात मान के चलें कि यहाँ 50 किलो का एक गोला रखा हो और आप 1 किलो की बॉल फेंको उससे टकराने पर, तो क्या होगा बच्चों, क्या 50 किलो का गोला अपनी जगह से हट जाएगा, नहीं हटेगा, 1 किलो की बॉल ही टकरा के वापस आ सकती है। तो वही है, तो किसी बच्चे के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न न रहे। अचानक मेरे दिमाग में ये शंका पैदा हुई कि बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि आपने इसको स्थिर क्यों रखा, यही क्यों वापस आ गया, इसमें भी तो डिस्टर्बेंस होना चाहिए था। लेकिन नहीं बच्चों, ये बहुत भारी है, अल्फा कण की तुलना में ये 50 गुना भारी है। जैसे एक व्यक्ति हो, एक व्यक्ति क्या, एक वस्तु है 10 किलो की और एक 500 किलो की, तो कितने गुना भारी हो गई, समझ गए ना। तो ये बात भी समझ गए। चलिए आप एनसीईआरटी की बुक लेके आइए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो बच्चों, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ले आए हैं और अभी हमने एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए एक एक्सप्रेशन प्राप्त किया था कि R0 इक्वल्स टू इतना होता है। तो इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 421 यानी 421वां पेज खोलिए और उसमें लिखा है एग्जाम्पल नंबर 12.2, एग्जाम्पल नंबर 12.2। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। इसमें ये कह रहे हैं कि गाइगर मासडन प्रयोग में, ये बात आप जान चुके हैं कि ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड के सुझाने पर किसने किया था, गाइगर मासडन ने। तो गाइगर मासडन प्रयोग में 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के किसी अल्फा कण की स्वर्ण नाभिक से क्षण भर के लिए, यानी ये गतिज ऊर्जा दे रखी है बच्चों के। इस एग्जाम्पल में ये जो बात कर रहे हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, वो गतिज ऊर्जा हो गई अल्फा कणों की जो उधर जा रहे थे स्वर्ण पत्र की तरफ। तो वो ऊर्जा कितनी है, 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो 7.7 इंटू मिलियन मीन्स 10⁶ यानी 10 लाख, ये हो गए इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बच्चों हम किस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, जूल में, क्योंकि हम जो भी न्यूमेरिकल करते हैं सब एसआई पद्धति में करते हैं। तो 7.7 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये ऊर्जा कन्वर्ट हो गई जूल में। काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कि गाइगर मासडन प्रयोग में 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के किसी अल्फा कण की स्वर्ण नाभिक से क्षण भर के लिए विरामावस्था में आने से पहले तथा दिशा प्रतिलोमन से पूर्व, जैसे अभी मैंने बताया था बच्चों, जैसे ये नाभिक था, ये क्या था बच्चों, नाभिक। नाभिक सुंदर सा बना लेते हैं, ये नाभिक था स्वर्ण पत्र का, ठीक है। तो इस नाभिक की तरफ कौन आ रहा था, अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण। तो ये कह रहे हैं दिशा प्रतिलोमन से पहले, यानी इधर गया और उसी दिशा में लौट के वापस आ गया। इससे पहले इनकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या थी, R0, ये ज्ञात करनी है बच्चों। तो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। तो काइनेटिक एनर्जी दे दी और ये न्यूक्लियस किसका है बच्चों, स्वर्ण का है। तो जो जेड लगाएंगे वो स्वर्ण का लगाएंगे और वो कितना होता है, 79। ये आपको पता होना चाहिए। स्वर्ण का नाभिक थोड़ा सुंदर सा बना लें बच्चों, नाभिक थोड़ा स्फेरिकल शेप में होगा।
ब्लैक बोर्ड थोड़ा ऊंचा नीचा है इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है बच्चों। ये है, ये कॉन्सेप्ट है। सूत्र यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, जो फॉर्मूला है। अब आगे कह रहे हैं कि विरामावस्था में आने से पूर्व, यहाँ बिल्कुल टच हो गया, थोड़ा दूर से ही सेंटर की तरफ जा रहा, लेकिन थोड़ा दूर से ही विक्षेपित हो जाएगा बच्चों। तो उसके संपर्क में आने से पहले जो डिस्टेंस थी वो निकालनी है हमको, ठीक है। तो वो कितनी होगी ये कैलकुलेट करनी है। ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या क्लोजेस्ट अप्रोच की जो डिस्टेंस है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हमें आर नॉट निकालना है, तो आर नॉट इक्वल्स टू, देखिए इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो टर्म है इसको मैं लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ट्वाइस ZE स्क्वायर अपॉन के। अब वैल्यू पुट करते हैं। इस टर्म की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 9 × 10⁹ इंटू 2 इंटू जेड, अभी मैंने लिखा स्वर्ण के लिए 79, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूल आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन, अब क्या बचा, केवल के। और के कितना है बच्चों, इतना। लाइन थोड़ी बच्चों तिरछी हो गई, यहीं बात खराब हो जाती है, अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। अपॉन के, और के इतना है 7.7 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना ही तो था। अब इस टर्म से ये टर्म एक बार कट गया बच्चों, इसका मतलब एक पावर कट गई, तो एक पावर बच गई। तो अब आर नॉट कितना रह गया, यहाँ लिख लेते हैं। तो आर नॉट कितना रह गया, 9 × 10⁹ इंटू 2 इंटू 79। अब मैं एक बार लिख देता हूँ बच्चों, 9 × 10⁹, पावर्स बाद में अरेंज कर लेंगे। देखिए ऐसा करते हैं, 9 दूनी 18, तो 18 लिख देते हैं, 18 गुणा 79, गुणा 79 गुणा 1.6, पावर बाद में अरेंज करेंगे, अपॉन 7.7 इंटू, अब पावर अरेंज करते हैं 10⁻⁻, यहाँ है 6 और वहाँ है -19, ऊपर जाके ये -6 होंगी तो -25 हो गई बच्चों, -25 हो गए ऊपर जाके। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है। 10⁹, ओ 9 तो रह गया, ये पावर 9 -19, ओहो ओहो, थोड़ा ध्यान रखें बच्चों। ऐसा करते हैं कि पावर को आप लोगों को समझाना भी है, तो मैं एक काम करता हूँ। देखिए 9 ऊपर कितनी है पावर, 9, फिर कितनी है -19, और फिर कितनी है, नीचे बची 6, ऊपर जाके -6। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो आर नॉट बराबर कितना बचा बच्चों, दशमलव से दशमलव हटा दो, 18 गुणा 79 गुणा 16/77 गुणा 10 की घात, ये कितनी रह गई, देखिए 19 और 6 -25 हो गई, और 25 में से 9 घटाओगे तो 16 बचेंगे, यानी 10 की घात -16 मीटर आ गया। समझ गए ना, ये तो पावर समझ गए आप। 19 और 6 25, और 25 में से 9 घटाया 16 बचा।
क्योंकि माइनस के ज़्यादा थे तो -16 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, बहुत जल्दी करेंगे इस क्रिया को कि ये वैल्यू कितनी निकल के आती है, कितना है 18 × 79 × 16, ये आया बच्चों, चलो जो आया मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इक्वल्स टू इतना आया डिवाइडेड बाई 77। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 295.48 इंटू 10⁻⁻16 मीटर। ठीक है, ध्यान से समझना। अब हम क्या करते हैं कि डेसिमल पॉइंट को दो स्थान इधर लाते हैं, 2 अंक इधर लाएंगे तो हमें 2 अंक यहाँ पर ऐड करने होंगे। तो 2.95 गुणा 10 की घात माइनस रह गए 14, क्योंकि -16 + 2 करेंगे तो इतना रह गया। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू, राउंड ऑफ कर देते हैं, 3 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, इतना आया बच्चों। ठीक है, ये मीटर में आ गया, 3 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो बच्चों इसको आगे लिखते हैं कि R0 कितना आया, 3 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस आ गई, क्लोजेस्ट अप्रोच वाली जो डिस्टेंस है वो आ गई बच्चों R0। तो अब यहाँ देखें, जबकि उससे टच नहीं किया है, इसका मतलब कि जो अल्फ़ा कण है वो पहले से ही लौट के आ गया, तो इतनी डिस्टेंस से भी कम साइज होगा नाभिक का। लेकिन ऑर्डर तो पता लग गया, तभी तो हमने कहा था कि नाभिक का साइज 10 से -15 से लेकर 10 की घात -14 मीटर तक होता है। ये पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो इससे साइज का भी पता लग रहा है। न्यूमेरिकल तो करा रहा हूँ बच्चों, आंसर यहीं आ गया, आपका आंसर यहीं ख़त्म हो गया, न्यूमेरिकल हो गया। लेकिन इसी न्यूमेरिकल से मैं दूसरी बात भी समझाना चाह रहा हूँ कि R0 जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच थी, यानी निकटतम पहुँच की दूरी थी, यानी जो अल्फ़ा पार्टिकल था जो 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से चला था, वो इतनी दूर तक जा पाया वहाँ नाभिक के पास। तो उससे थोड़ा अंदाज़ा लग गया, थोड़ा अनुमान लगा कि नाभिक इतने साइज का होगा, क्योंकि जितनी क्लोजेस्ट डिस्टेंस है नाभिक उससे छोटा ही होगा। तो अगर मैं इसको फर्मी में बदलना चाहूँ बच्चों, तो R0 कितना आया, इसको मैं अगर यहाँ 30 करूँ तो यहाँ कितना करना होगा, 10 की घात -15 मीटर। तो इसको मैं कह सकता हूँ 30 फर्मी आ गया। कितना हो गया बच्चों, 30 फर्मी। फर्मी क्यों कह दिया, क्योंकि एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि क्या इसी को हम नाभिक का साइज मान लें, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि ये तो क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस है कि वो निकटतम कितना पहुंच सकता है। लेकिन अन्य प्रयोगों के आधार पर भी जो नाभिक का साइज निकला वो 6 फर्मी मीटर का निकला, वो फर्मी मीटर कह रहा हूँ, 6 फर्मी का निकला। तो बच्चों ऐसा क्यों है, मैंने अभी बताया कि ये जो डिस्टेंस आ रही है उससे छोटा ही होगा नाभिक का साइज। तो इसलिए बच्चों ये जो नाभिक का साइज है इस क्लोजेस्ट डिस्टेंस से कम ही है। ठीक है ना, 6 फर्मी मान के चल रहे हैं। बात समझने की कोशिश करें आप लोग। तो बच्चों इससे क्या पता लगा, हम बात को थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ा ले गए बच्चों,
कहने का मतलब ये है कि जो निकटतम पहुंच की दूरी है वो नाभिक से पहले से ही, यानी जो अल्फा कण है नाभिक को टच करने से पहले ही, थोड़ा सा पहले से ही, थोड़ा सा, लेकिन जब साइज ही बहुत थोड़ा सा हो तो हम थोड़ा सा कहें वो भी बहुत बड़ा लगता है बच्चों, ठीक है ना। तो बड़ा कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है, लेकिन उससे कन्फ्यूज़ ना हो तो इसी बेस पर हमने ये कह दिया या हम आकलन करें, क्योंकि मैंने हेडिंग डाला है नाभिक का आकार, कि नाभिक इस ऑर्डर का हो सकता है 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 10⁻⁻14 मीटर तक। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।